आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद किए जाने को गैर आईनी करार दिया है, जो वजीर आजम इमरान खान के लिए एक धचका है। अदालत ने इस तहरीक पर कल वोटिंग कराए जाने का हुक्म दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को आज 7 साल मुकम्मल हो रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हिंदी को मुकामी जबानों के नहीं अंग्रेजी के मुतबादिल के तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए। जनाब शाह ने सरकारी जबान से मुताल्लिक पार्लिमानी कमेटी की 37वीं मीटिंग की सदारत की। मद्रास हाई कोर्ट ने MBBS और दीगर मेडिकल निसाबों में दाखिले के लिए सरकारी स्कूलों के तलबा को 7.5% रिजर्वेशन देने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने रूस को इंसानी हकूक़ कौंसिल से मुअत्तल किए जाने की मंजूरी दे दी है। कोरिया ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत आज अपने अपने क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे और IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद किया जाना गैर आईनी इक़दाम है। इसे पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के लिए एक धचका माना जा रहा है। अदालत आलिया की 5 जजों की बेंच ने कल अपना मुत्तफ़िक़ा फैसला सुनाया। अदालत ने पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरीं को तहलील करने के सदर आरिफ अलवी के फैसले के बरक्स कौमी असम्बली बहाल किए जाने का भी हुक्म दिया है और नए सिरे से इंतखाबात कराने के ऐलान को कल अदम करार दे दिया है। इसके साथ साथ अदालत आलिया ने यह भी फैसला सुनाया है कि अदम एतमाद की तहरीक पर कौमी असम्बली का इजलास कल तलब किया जाए और तहरीक पर वोटिंग होने तक इसे मुलतवी न किया जाए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में इमरान खान को हटाया जाता है तो इसी इजलास में ऐवान के नए लीडर का इंतखाब किया जाना चाहिए। इधर अदालत के फैसले के बाद वजीर आजम इमरान खान ने आज काबीना की मीटिंग बुलाई है और कौम से खिताब करने के अपने इरादे का भी ऐलान किया है। अगर इमरान खान को अदम एतमाद की तहरीक में शिकस्त होती है तो वो इस तरह ओहदे से हटाए जाने वाले पाकिस्तान के पहले वजीर आजम होंगे। इससे कबल जिन 2 वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी, उन्होंने वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 7 साल मुकम्मल हो रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को गैर कारपोरेट, गैर ज़रई, छोटी और बहुत छोटी सनअतों को 10 लाख रुपए तक के कर्जे फराहम करने की स्कीम का आगाज किया था। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आगाज से 18,60,000 करोड़ रुपए की रकम के 34 करोड़ 42 लाख से ज्यादा कर्जों को मंजूरी दी जा चुकी है। कर्जों की कुल तादाद में से तकरीबन 68% कर्जे खवातीन सनअतकारों के लिए मंजूर किए गए हैं और तकरीबन 22% कर्जे नए सनअतकारों को दिए गए हैं। मज़कूरा स्कीम से बिलखुसूस छोटे कारोबार के लिए एक माहौल तैयार करने में मदद मिली है और इससे निचली सतह पर रोजगार के मौके पैदा करने में भी मदद मिली है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY ने खुद एतमादी और आजादी के एहसास के साथ लाखों लोगों के ख्वाबों और आरजुओं को समत दी है। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मुल्क के हर गरीब को पक्का मकान फराहम करने के अपने अहद के सिलसिले में अहम मरहले पर पहुंच गई है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि अवाम की शमूलियत से ही 3 करोड़ से ज्यादा मकानात की तामीर मुमकिन हो सकी है। जनाब मोदी ने कहा कि ये मकान खवातीन को बाइख्तियार बनाने की एक अलामत भी बन गए हैं और इनमें सभी बुनियादी सहूलियात मयसर कराई गई हैं। बीजेपी समाजी इंसाफ से मुताल्लिक 15 रोजा जश्न मना रही है, जो इस महीने की 20 तारीख तक जारी रहेगा। आज प्रधानमंत्री आवास योजना पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। कल पहले दिन आयुष्मान भारत स्कीम को उजागर किया गया था। पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि बीजेपी के 42वें यौम तासीस के सिलसिले में पार्टी अलग अलग दिनों में मुख्तलिफ स्कीमों पर तवज्जो मरकूज कर रही है। 100 करोड़ परिवारों तक
अर्थात लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा मुफ्त मुहैया कराना, यह आयुष्मान भारत का मुख्य बिंदु है। यह कोई छोटा विषय नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है और इसी कारण से पूरे विश्व में अगर सही मायने में देखा जाए तो स्वास्थ्य क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में पूरे विश्व का अगर सबसे बड़ा अचीवमेंट कोई है तो वो आयुष्मान भारत है हिंदुस्तान का, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वक्त आ गया है कि सरकारी जबान को मुल्क के इत्तेहाद का अहम हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हिंदी को मुकामी जबानों का नहीं बल्कि अंग्रेजी के मुतबादिल के तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए। जनाब अमित शाह ने कहा कि दीगर जबानें बोलने वाले मुख्तलिफ रियासतों के लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं तो ये भारत की जबान होनी चाहिए। वजीर दाखिला ने कल नई दिल्ली में सरकारी जबान से मुताल्लिक पार्लिमानी कमेटी की 37वीं मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने सदर जमहूरिया को कमेटी की रिपोर्ट की 11वीं जिल्द भेजने की मुत्तफका तौर पर मंजूरी दी। जनाब अमित शाह ने कहा कि सरकारी जबान से मुताल्लिक मौजूदा कमेटी जिस रफ्तार से काम कर रही है, ऐसा शायद ही इससे पहले कभी देखा गया हो। सरकारी जबान से मुताल्लिक कमेटी के चेयरपर्सन अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है कि सरकार चलाने का वसीला सरकारी जबान होती है और इससे यकीनन हिंदी की अहमियत में इजाफा होगा। जनाब अमित शाह ने कहा कि जब तक हम दीगर मुकामी जबानों के अल्फाज कबूल करके हिंदी को लचकदार नहीं बनाते, उस वक्त तक इसे बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। जनाब अमित शाह ने अरकान को बताया कि सरे-10 काबीना का 70% एजेंडा हिंदी में तैयार किया जा रहा है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास मुकर्ररा मुद्दत से एक दिन पहले गैर मुअय्यना अरसे के लिए मुलतवी कर दिया गया है। बजट इजलास का दूसरा हिस्सा आज खत्म होने वाला था। कल लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान को बताया कि इजलास के दौरान कुल 177 घंटे और 50 मिनट के लिए 27 नशिस्तें हुईं। अपने इख्तितामी कलमात में स्पीकर ने कहा कि इस इजलास के दौरान ऐवान में 129% कामकाज हुआ। सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा 13 विधेयक पारित हुए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक निम्नलिखित है। वित्त विधेयक 2022, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022, दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 और सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिशेष संशोधन विधेयक 2022। 8वें सत्र में सभा की कुल कार्य उत्पादकता 129%, 129% रही। इससे पहले राज्यसभा में कल ऐवान का इजलास जैसे ही शुरू हुआ, चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ऐवान का इजलास गैर मुअय्यना अरसे के लिए मुलतवी किया जाएगा और वो इख्तितामी कलमात पेश करने वाले हैं। इस दौरान शिवसेना के अरकान ने मुबैना तौर पर आईएनएस विक्रांत फंड में घपले का मामला उठाने की कोशिश की और ऐवान के वस्त में इकट्ठा हो गए। इस दौरान कांग्रेस, बाएं बाजू, टीएमसी और दीगर पार्टियों के अरकान भी मामले की तहकीकात के मुतालबे की हिमायत में नारे लगाने लगे। चेयरमैन ने एहतजाज करने वाले अरकान से बार बार अपनी सीटों पर वापस जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जनाब नायडू ने अरकान की इस हरकत को ऐवान के ज़ाब्तों और वक़ार के खिलाफ करार दिया। बाद में उन्होंने ऐवान की कार्रवाई इख्तितामी कलमात पेश किए बगैर गैर मुअय्यना अरसे के लिए मुलतवी कर दी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने एमबीबीएस और दीगर मेडिकल निसाबों में दाखिले के लिए सरकारी स्कूलों के तलबा को 7.5% रिजर्वेशन देने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। मुतालिका हुक्म के खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत के बाद चीफ जस्टिस एमएन भंडारी की सरबराही वाली अव्वल बेंच ने कल अपने फैसले का ऐलान किया। अदालत ने कहा कि रियासती सरकार ने हुक्म जारी करते हुए रिजर्वेशन की हद को पार नहीं किया है। उसने कहा है कि प्राइवेट या सरकार से इमदाद याफ्ता स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के मुकाबले सरकारी स्कूलों के तलबा ज्यादातर इक्तिसादी और समाजी एतबार से पसमानदा होते हैं और दाखिले रिजर्वेशन से समाजी इंसाफ के कॉज को फरोग देने में मदद मिलती है। हाईकोर्ट ने अलबत्ता सरकार से यह भी कहा है कि वो अगले 5 साल में सरकारी स्कूलों का मेयार बेहतर बनाए। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने नए वजीरों को शामिल करने की खातिर अपने वजारती काउंसिल को तहलील कर दिया है।
ذرائع کے مطابق نئے وزیر اس مہینے کی 11 تاریخ کو حلف لیں گے۔ امید ہے کہ جناب ریڈی آج ریاست کے گورنر سے ملاقات کر کے ان ناموں کو یہ حتمی فہرست پیش کریں گے جنہیں وزیر کی حیثیت سے حلف دلایا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے روس کو اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل سے معطل کیے جانے کی منظوری دے دی ہے۔ روس کو انسانی حقوق کونسل سے معطل کیے جانے یا نہ کیے جانے کے معاملے پر ووٹنگ ہوئی۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کے لیے امریکہ کی ایلچی لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے اس بارے میں ایک قرارداد پیش کی۔ 193 رکنی اسمبلی میں قرارداد کو ووٹنگ میں شامل 2/3 ارکان کی اکثریت کی حمایت ملی۔ 93 ملکوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا جبکہ 24 نے اس کی مخالفت کی۔ بھارت سمیت 58 ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ یوکرین میں روس کی فوجی کارروائی کے تناظر میں راجدھانی کیف کے مضافات میں بوچا شہر میں اجتماعی قبروں سمیت سڑکوں پر سینکڑوں عام لوگوں کی لاشیں ملی ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت نے روس کے ساتھ اقتصادی تعلقات قائم کیے ہیں اور موجودہ حالات میں ان تعلقات میں استحکام لائے جانے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ روس کے ساتھ بھارت کی تجارت کے بارے میں امریکہ کے قومی سلامتی کے نائب مشیر دلیپ سنگھ کی رائے زنی کے تعلق سے ایک سوال کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ بھارت اس بارے میں بہت واضح اور کھلا موقف رکھتا ہے۔ ترجمان نے زور دے کر کہا کہ بھارت کے اقدامات کو سیاسی رنگ نہیں دیا جانا چاہیے۔ ہمارا بھی فوکس یہی ہے کہ ہمارا جو رشیا کے ساتھ اسٹیبلش ریلیشن ہے اکنامک ایریا میں، اس کو ایسے حالات میں جہاں پہ سینکشنز وغیرہ ہو رہے ہیں اس میں مینٹین کیسے کریں، اس کو اسٹیبلائز کیسے کر سکیں، یہ ہماری فوکس ہے، اسی پہ ہماری چرچا چل رہی ہے انٹرنلی اور ان کے ساتھ بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی امیڈیٹلی چینج ہوا ہے، وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے۔ ودیش منتری نے کہا پارلیمنٹ میں کہ ہمیں بھی دقتیں آتی ہیں، ہم امپورٹنگ کنٹری ہیں، ہمارا امپورٹ کافی کم ہے رشیا سے، دوسرے دیشوں سے زیادہ آتا ہے، تو اس میں بھی ایسے کوئی امیڈیٹ چینج کا مجھے خبر نہیں ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اس مہینے کی 11 تاریخ کو واشنگٹن میں بھارت اور امریکہ کے وزرائے خارجہ اور وزرائے دفاع کے 2+2 وزارتی مذاکرات میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور وزیر دفاع لاید آسٹن امریکی وفد کی سربراہی کریں گے۔ بھارت نے 12 کروڑ بیرل کا تیل اسٹاک اجتماعی طور پر جاری کرنے کے لیے بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ کوریا اوپن بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں کدامبی سری کانت اور پی وی سندھو آج سوچیون میں اپنے اپنے سنگلز کوارٹر فائنل میں کھیلیں گے۔ مردوں کے سنگلز زمرے میں سری کانت کا مقابلہ کوریا کے وان ہو سون سے ہوگا جبکہ پی وی سندھو خواتین سنگلز کے کوارٹر فائنل میں تھائی لینڈ کی بوسانان کے ساتھ کھیلیں گی۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات نوی ممبئی کے ڈی وائی پاٹل اسٹیڈیم میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے دہلی کیپٹلز کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ آج ممبئی کے باربون اسٹیڈیم میں پنجاب کنگز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے روس کی UNHRC سے معطلی، پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے اور کچھ دیگر اہم خبروں کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ کا سپریم فیصلہ، عمران خان کو جھٹکا، قومی اسمبلی بحال۔ اس خبر پر روزنامہ راشٹریہ سہارا سمیت کئی اخباروں نے توجہ مرکوز کی ہے، جس میں قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ 9 اپریل کو ہوگی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے روس کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے معطل کیا۔ اس خبر کو روزنامہ راشٹریہ سہارا اور انقلاب نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے، جس کے مطابق بھارت سمیت 58 ممالک غیر جانبدار رہے، 24 نے قرارداد کے خلاف اور 93 نے حق میں ووٹ دیا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے عدم اعتماد کی تحریک مسترد کیے جانے کو غیر آئینی قرار دیا ہے، جو وزیر اعظم عمران خان کے لیے ایک دھچکا ہے۔ عدالت نے اس تحریک پر کل ووٹنگ کرائے جانے کا حکم دیا ہے۔ پردھان منتری مدرا یوجنا کو آج 7 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ ہندی کو مقامی زبانوں کی نہیں، انگریزی کے متبادل کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے۔ جناب شاہ نے سرکاری زبان سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کی 37ویں میٹنگ کی صدارت کی۔ مدراس ہائی کورٹ نے MBBS اور دیگر میڈیکل نصابوں میں داخلے کے لیے سرکاری اسکولوں کے طلباء کو 7.5% ریزرویشن دینے کے تمل ناڈو سرکار کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ اور IPL کرکٹ میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے دہلی کیپٹلز کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔
इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।